नमस्कार, इंडिया आफ्टर 47 सीरीज के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक युद्ध स्थल सियाचिन के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत ने क्यों सियाचिन पर कब्जा किया। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया और क्या ये वाकई कब्जा था या भारत ने अपनी हक की जमीन पर अपनी सेना भेजी थी बस। हम उन महानायकों की भी बात करेंगे जिन्होंने सियाचिन को भारत में मिलाने के लिए भारत की बहुत मदद की। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1977 से। 1977 में कुमाऊं रेजिमेंट के एक कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें प्यार से कर्नल बुल कुमार भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने एक चैलेंज बॉक्सिंग मैच में अपने से लंबे एक कैडेट को एक बुल की तरह फाइट करके हरा दिया था। तब से उन्हें प्यार से कर्नल बुल कुमार कहा जाता था। कर्नल बुल कुमार एक पर्वतारोहक थे जो काफी पीक्स पर चढ़ाई कर चुके थे, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। उन्हें लॉस एंजलिस जो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल भी दिया गया था, स्पेशल मेंशन करके, क्योंकि उन्होंने कंचनजंगा सिक्किम के रास्ते चढ़ाई कर दी थी उसमें और सफल भी रहे थे। इसलिए दिया गया गोल्ड मेडल क्योंकि 45 साल से बहुत सारे लोग लगे हुए थे इसको करने में, पर कर नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, उनके पास 1977 में एक जर्मन कंटिंजेंट आया जिनके साथ वो पहले किसी एक्सपेडिशन में जा चुके थे। इस बार जो एक्सपेडिशन वो लेके आए थे, या इस बार जो नया एडवेंचर था, उसके तहत उनके पास एक मैप था, यूएस मैप था, जिनमें उन्होंने कहा कि आपको पता है कि नुब्रा नदी है और काराकोरम रेंज में नुब्रा वैली के पास हमें ये एक्सपेडिशन करना है। और वहां पे उन्होंने सियाचिन जो था वो पाकिस्तान के अंदर दिखा रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये जो सियाचिन है यहाँ पर भी रोकथाम नहीं है, आवाजाही लगी रहती है, भले ही पाकिस्तान के एरिया में आता है। अब ये सुनते ही कर्नल बुल कुमार का दिमाग खनका कि आखिर ये मैप में सियाचिन पाकिस्तान में कैसे दिखा रहे हैं। उन्होंने जर्मन कंटिंजेंट से, जर्मन लोगों से वो मैप मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने वो मैप खरीदा और मैप ले गए, वो सीधे गए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल छिब्बर के पास, डीजीएमओ जो थे दिल्ली में, उनके पास गए। उन्होंने कहा मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है आपसे, कुछ समय चाहिए। अब जनरल छिब्बर उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट ब्रिगेडियर मेहता को कहा कि ब्रिगेडियर मेहता, ज़रा कर्नल बुल कुमार की बात सुनिएगा, ये मेरे दोस्त हैं और इनको चाय पिलाइए और बात सुनिए इनकी, क्या प्रॉब्लम है इनकी। ब्रिगेडियर मेहता और कर्नल बुल कुमार बैठे और जब ब्रिगेडियर मेहता ने मैप देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, सियाचिन पाकिस्तान में कैसे है, और वो भी यूएस मैप में। उन दोनों ने सारी ट्रीटीज निकाली। 1948 के बाद जो पहली जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद जो ट्रीटी हुई थी वो निकाली। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ था। 1966 में जो 65 की जंग के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। और 1972 में जो 71 की लड़ाई के बाद जो समझौता हुआ था 1972 में, शिमला समझौता, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। जो कुछ भी लिखा हुआ था बस वो पॉइंट NJ 9842 तक लिखा हुआ था कि यहां तक LOC है, इसके ऊपर कुछ नहीं बताया था। यही कहा गया था इसके नॉर्थ भारत का हिस्सा है, पर लिखा कुछ नहीं था। अब भारत को तो पता है वो हमारा हिस्सा है, मगर पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए हर जगह मैप में ही दिखा दिया था कि सियाचिन जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अगर हम देखें तो भारत दोनों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन। पाकिस्तान का जो POK का एरिया है और अक्साई चीन जो चीन का है, वो अगर मिल सकते हैं तो सिर्फ उनको जो तोड़ रहा है वो है सियाचिन ग्लेशियर। अगर वो सियाचिन ग्लेशियर पे भी पाकिस्तान का कब्जा हो जाता तो वो पूरा एरिया दुश्मनों के कंट्रोल में था। यहां से पाकिस्तान और चीन, और दोनों आपस में मिल भी रहे थे, तो वो साझा तरीके से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। जो वो इंट्रूजन कश्मीर से करवा रहे हैं वो इधर से लद्दाख से भी करवा सकते थे। पूरी लद्दाख रीजन पे, नुब्रा रीजन पे
पाकिस्तान का ही दबदबा होता और वो अपनी मनमानी कर सकते थे, क्योंकि चीन का भी पूरा सपोर्ट होता है। इसलिए भारत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था सियाचिन ग्लेशियर। खैर, जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे लिखा गया है ब्रिगेडियर मेहता और कर्नल बुल कुमार ने, तो सीधे जनरल छिब्बर के पास गए। उन्होंने जनरल छिब्बर को बताया। जनरल छिब्बर के होश उड़ गए। उन्होंने सारा काम रोक दिया और वार्तालाप होने लगी। ये निर्णय लिया गया कि कर्नल बुल कुमार, जो उस समय हिमालयन ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल श्रीनगर के कमांडेंट थे, वो अपनी एक टीम बनाएंगे और जल्द से जल्द सियाचिन का रुख करेंगे और जानकारी लेके आएंगे आखिर वहां स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, उनके अपने ट्रेनीज, स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स जितने भी थे उनकी टीम बनाई, राशन और जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो इकट्ठे किए और 1978 में अक्टूबर में वो सियाचिन की तरफ चल पड़े। और सियाचिन में जाते हुए बर्फीले तूफान आए, बहुत सारी चीजें आई, खतरा भी बहुत हुआ, जानो माल का नुकसान होते होते बचा कई बार, मगर उन्होंने सोचा था कि तेराम कांगड़ी 2 पीक पे जाएंगे और वहां तक वो पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि उस पॉइंट पे झंडा लहराने के बाद कोई भी देश, रशिया, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं। उन्होंने तब समझा कि कितना महत्वपूर्ण है ये। और जाते हुए उन्हें टीन और कैन भी मिले, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान वहां पे ट्रैक करवा रहा था, कंटिंजेंट ला रहा था फॉरेन। इससे 2 पर्पस सॉल्व हो रहे थे पाकिस्तान के। एक तो उन्हें पैसा मिल रहा था जिनकी उन्हें हमेशा से जरूरत थी। दूसरा, पूरे विश्व में यह संदेश जा रहा था कि पाकिस्तान का ही इलाका है सियाचिन और वही करवाते हैं यहाँ पे ट्रैक और कंटिंजेंट को वही ले जाते हैं एक्सपीडिशंस के लिए। तो जब लौट के कर्नल बुल आए तो उन्होंने बताया कि देखिए, एक परमानेंट पोस्ट रख लीजिए वहां पे, और जिससे कि निगरानी होगी और ये भी पता लगेगा कि गर्मियों में पाकिस्तान इंट्रूजन ना कर जाए वहां पे। दूसरा, एक और ऐसा एक्सपीडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंदिरा कोल एक पीक है और सिया कांगड़ी, वहां पे जाना भी बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ कि जनरल छिब्बर ने अर्जी भेजी सरकार को और अर्जी का इंतजार करने लगे जनरल छिब्बर भी और कर्नल बुल कुमार भी कि अब जो सेकंड एक्सपीडिशन है, जहां पे और भी इंफॉर्मेशन आ सकती है सियाचिन के बारे में, उसका अप्रूवल मिले, उसकी सहमति मिले तो वो आगे जाए। 78 से 81 हो गया, कोई सहमति नहीं आई। इस बीच कर्नल बुल कुमार को भी 28 साल हो गए थे सर्विस में। उन्होंने भी सोचा कि मेरे जूनियर तक तो, उन्होंने लिखा भी है कई किताबों में, मेरे जूनियर तक तो ब्रिगेडियर बन गए, मैं भी कर्नल ही हूं और मैंने माउंटेनियरिंग में, पर्वतारोहण में सब कुछ हासिल कर लिया है, बचा क्या है। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया उसके कुछ दिन बाद वहां से सहमति आ गई कि आप नया एक्सपीडिशन लेके जा सकते हैं सियाचिन। अब कर्नल बुल कुमार ने रेजिग्नेशन तो दे दिया था, मगर उनकी 6 महीने की छुट्टी बची थी। अब पहले लीव इनकैशमेंट पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, इसका प्रावधान नहीं था कि अपनी छुट्टियों को पैसे में बदल लें, इसलिए वो सर्व कर रहे थे अपनी 6 महीने की छुट्टी। फिर भी कर्नल बुल कुमार ने सोचा कि माफ कीजिएगा, कर्नल बुल कुमार ने सोचा कि मैंने ये शुरू किया है तो मैं ही खत्म करूंगा, सारी जानकारी तो मैं ही लाऊंगा। मगर एक अड़चन और थी। मेडिकल टीम ने उनसे कह दिया कि आप तो नहीं जा सकते, आप तो पिछले एक्सपीडिशन में गए थे तो फ्रॉस्ट बाइट हो गया था आपको, अब आप 7000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते, और सियाचिन है 17-18 हजार फीट से भी ऊंचा, कुछ पीक्स तो उसके 25,000 फीट भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, कर्नल बुल कुमार ने, उन्होंने खुद से साइन किया कि मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। इतनी निष्ठा थी उनकी देश के प्रति, मैं खुद से साइन करके जानना चाहता हूं। और उन्होंने अपनी टीम बनाई और चल पड़े इंदिरा कोल और सिया कांगड़ी की तरफ। इस बार जब वो जा रहे थे तो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी ऊपर था, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उन्होंने 78 में भी इन्हें ट्रैक किया था, तब भी इनके पास हथियार नहीं थे, और 81 में भी इनके पास कोई हथियार नहीं थे। तो उन्होंने बस इनकी कुछ फोटो खींची और चले गए। ये भी और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके वापस आए, और ये इंफॉर्मेशन पर्याप्त थी, ये जितनी भी जानकारी थी वो पर्याप्त थी कि अब कोई भी ऑपरेशन
लॉन्च किया जा सके जिससे सियाचिन भारत में मिल सके। अब बस उसी का इंतजार था। तो कर्नल बुल कुमार ने अपना काम कर दिया था। इसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया मामला, कुछ नहीं हुआ इस पे, ना बातचीत ना वार्तालाप। मगर 1983 में रॉ की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान ने सर्दियों के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने शुरू कर दिए हैं भारी मात्रा में यूरोप से, और वहां पे कम्युनिकेशन लाइन बिछनी शुरू हो गई है। और तो और छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं नॉर्दर्न कमांड की सितंबर 1984 तक, 83 की बात थी। तो अब दिमाग खनका भारत का भी। और साथ में एक किस्सा और हो गया कि 1983 में भारत पेट्रोलिंग करता ही था, जैसा कर्नल बुल ने पहले सुझाव दिए थे। भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी सियाचिन की, तो वहां से एक नोट आ गया पाकिस्तान से। ये नोट आम हुआ करते थे कि शिकायत दर्ज करते हुए कि आप अपने सैनिकों को बोलिए कि पीछे ही रहें इस एरिया से, ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। तो जब ये सब होने लगा तब भारत को लगा कि हाँ वाकई अब सियाचिन को भारत में मिलाने का या अपना हक जताने का समय आ चुका है। ब्रिगेडियर छन्ना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2 रेजिमेंट को इसके लिए चुना गया। एक रेजिमेंट थी कुमाऊं रेजिमेंट, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन संजय कुलकर्णी, और दूसरे थे लद्दाख स्काउट्स, जिनको लीड कर रहे थे मेजर AN बहुगुणा। तो 13 अप्रैल की डेट चुनी गई और अप्रूवल भी मिल गया 31 मार्च तक। सभी सैनिकों की ट्रेनिंग भी हो चुकी थी हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, ट्रैकिंग के लिए, रैपलिंग के लिए, और सभी बिल्कुल तैयार थे हैंड टू हैंड फाइट के लिए भी अगर जरूरत पड़ी तो यह निर्णय लिया गया कि 13 अप्रैल बैसाखी के दिन भारत ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर देगा। अब ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करने का मतलब यह था कि धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट शुरू होगा, और 2 पीक्स चुने गए थे, 2 पॉइंट्स चुने गए थे, बिलाफोंडला और सियाला। और 13 अप्रैल इसलिए चुना गया था क्योंकि बैसाखी का दिन था, किसी को जरा भी शक नहीं होना था दुश्मन को कि ऐसा बैसाखी में हो। दूसरा, उस दिन जुम्मा था, तो ज्यादातर दुश्मन सैनिकों और जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ध्यान नहीं रहेगा इस पे, ये पता था भारत को, तो इसलिए ये 13 अप्रैल चुना गया था। और वैसे तो सही समय जून या जुलाई होता, मगर भारत को ये पहले भी करना था पाकिस्तान से, क्योंकि ये खबर आ चुकी थी पाकिस्तान भी करने वाला है। और सियाचिन जैसे ऊंचे और ठंडे और खतरनाक युद्ध स्थल में, पीक्स पे या ग्लेशियर पे, जरूरी है कि पहले अपनी पकड़ बनाई जाए, क्योंकि एक बार पकड़ बन गई तो चाहे आप बहुत कम लोग हैं वहां पे, बहुत ज्यादा बड़ी सेना भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनकी पोजीशन नहीं छीन सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं। तो 13 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से धीरे धीरे सेना को, कुमाऊं रेजिमेंट को बिलाफोंडला पे 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में डिप्लॉय कर दिया गया, छोड़ दिया गया। कम्युनिकेशन में दिक्कत आई, मगर बाद में पता लग गया था, कम्युनिकेशन हो गया था कि भारत ने झंडा फहरा दिया है। 17 अप्रैल को यही काम सियाला में भी हो गया, और धीरे धीरे करके भारत ने अपनी सेना वहां की हर पीक्स, हर पास पे मौजूद करवा दी, उसकी मौजूदगी दर्ज करवा दी। पूरे सियाचिन पर भारत ही भारत की पोस्ट हो गई। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की उसके बाद रिटेलिएट करने की, कई सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन आबादी, ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेशंस थे जो उन्होंने किए, मगर हमेशा मुंह की खाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बहुत दिलचस्प जानकारी ये है कि परवेज मुशर्रफ जो थे वो स्पेशल सर्विस ग्रुप को हेड कर रहे थे, जो कि सियाचिन देख रहा था उसी दौरान। उन्होंने भी बहुत कोशिशें की उस दौरान कि सियाचिन को वापस ला सकें, क्योंकि पाकिस्तान आज भी सियाचिन को एक करारा तमाचा मानता है, अपनी विफलता मानता है। और यही कारण था, कई जर्नल्स में लिखा है, कई किताबों में भी ये लिखा गया है कि यही कारण था जिससे कारगिल का भी युद्ध हुआ, क्योंकि परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि भारत की जो नेशनल हाईवे है उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का आ जाए, जिससे सामान ले जाने में, सियाचिन तक पहुंचाने में दिक्कत हो जाए।
अगर ऐसा एक बार हो गया तो सियाचिन में भारत को हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी थी पाकिस्तान को, मगर ये हो ना सका। तो दोस्तों, जब सियाला और बिला फोंडला पे ये सब हो गया और पूरे सियाचिन पे भारत का कब्जा हो गया, तो ऑपरेशन मेघदूत बिल्कुल सफल रहा। और इसका श्रेय इंदिरा गांधी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द इसकी सहमति दे दी थी इस ऑपरेशन को करने के लिए, ऑपरेशन मेघदूत को। ऐसा ही एक ऑपरेशन 1987 में करना पड़ा, क्योंकि एक पोस्ट थी कायद पोस्ट, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के हेड थे पहले, उनके नाम पर रखी गई थी। ये पोस्ट भारत की 2 पोस्ट, अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट, यहां से पूरी तरह दिखती थी। और जब भी कोई हेलीकॉप्टर सामान गिराने यहां पे आता था तो यहां से गोलियां बरसा के हेलीकॉप्टर गिरा देते थे, और 1-2 बार तो इन्होंने कई सैनिक भी मार दिए। तो हमने ये निर्णय लिया गया कि यहां पे ऑपरेशन होगा। तो राजीव पांडे के नेतृत्व में यहां ऑपरेशन हुआ और 7-8 लोगों की टीम बनाई गई। कायद पोस्ट पे 85 से 90 डिग्री की चढ़ाई थी, इस एंगल पे था वो, और 21,000 फीट से भी ऊपर था वो, बर्फ ही बर्फ। 3 दिन बिना खाए पिए उन्होंने रस्सी बिछाई, रास्ता बनाया, मगर भाग्य उनके साथ नहीं था। एक पाकिस्तानी सैनिक ने नीचे देख लिया और गोलियां बरसा दी। राजीव पांडे और उनके एक जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वहीं पे शहीद हो गए। तो दोस्तों, गुस्से से भर गई पूरी भारतीय सेना, पूरा प्रतिशोध लेने के मन में थे। और इसीलिए राजीव गांधी, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे सहमति या अप्रूवल मांगा गया, जिसमें काफी देर लग गई, मगर आखिरकार मिल गया। तो एक बड़ा ऑपरेशन करना था, इसलिए सहमति की जरूरत थी। बड़ा ऑपरेशन किया गया। पूछा गया सबसे कि कौन कौन जाना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मिशन है, हैंड टू हैंड फाइट भी करनी पड़ सकती है, हाथापाई भी हो जाएगी। तो भारतीय सेना, देखिए, पूछा गया कि कौन कौन जाना चाहेगा, तो सबने हाथ उठा लिए अपने कि हम जाना चाहेंगे, हमें अपने साथी का बदला लेना है। खैर 50 ही चुने गए, और अमर पोस्ट पे एयरफोर्स निगरानी रख रही थी। यहां पर इस चढ़ाई पे बड़ी मुश्किल से ये सारे लोग चढ़ के कायद पोस्ट पे पहुंचे। एक जेसीओ थे बाना सिंह, जो बहुत फुर्तीले थे, और उन्होंने जोश से ऊपर चढ़ के, लोगों ने ग्रेनेड ऊपर फेंक के, सीढ़ियां बना के ग्रेनेड ऊपर फेंक के बाना सिंह तक पहुंचा। बाना सिंह आगे गए और बाना सिंह ने ग्रेनेडों की बरसात कर दी उनकी पोस्ट पे, उनके बंकर पे दुश्मनों के। कुछ सैनिक भाग गए, कुछ कूद गए, और कुछ को हाथापाई और गोलियों से बाना सिंह ने मार दिया और बाकी सैनिकों ने मार दिया। इस वीरता के लिए बाना सिंह को परमवीर चक्र दिया गया, और उस पोस्ट का नाम अब बाना पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अब सियाचिन में ऐसा ही होता है कि जो भी इंसान या जो भी सैनिक या ऑफिसर बहुत अच्छा कार्य करता है, उसके नाम पे पोस्ट वो हो जाती है। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव, जिसमें बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला। और सियाचिन पूरी की पूरी तरह भारत में मिल गया। और हम ये जानते ही हैं कि कितना जरूरी है सियाचिन का भारत में होना। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि पहले सियाचिन मुख्य पटल पर नहीं था, इसे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। छोटे से छोटा काम भी, जैसे जैकेट्स कुछ लेने हैं या स्नो स्कूटर लेना है, उसके लिए भी बाबुओं पे, ब्यूरोक्रेट्स पे अर्जियां लगती थी। मगर सबसे बढ़िया काम किया डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने वो लेके आए पटल पर सियाचिन को, और उन्होंने अपने बाबुओं को भी झाड़ लगाई कई बार कि आप जाके देखिए कि वो सियाचिन में कैसे रहते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आप जो इतनी देरी करते हैं उनके अप्रूवल देने में सामान के लिए, वो आप नहीं करेंगे बिल्कुल। और धीरे धीरे सारा प्रोसेस, सारी चीजें जल्द होने लगी। तो दोस्तों, ये थी दिलचस्प कहानी ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव की, जिसके तहत भारत ने सियाचिन को अपने मिला लिया, उस पर अपना हक जता लिया, और पाकिस्तान और चीन के जो मंसूबे थे एक साथ मिलने में, उसको विफल कर दिया। बाना सिंह, संजय कुलकर्णी, एन बोगड़ा, कर्नल बुल कुमार और ऐसे ही बहुत सारे वीर
जो अभी भी सियाचिन पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन सबको अखंड भारत का शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।